How are you? I hope all of you are fit, fine, and doing your studies carefully. So, once again, I am here in front of you to discuss a new concept of the chapter that we have done in our previous class, that was the stuffing, and today we are going to discuss one most important concept of the chapter stuffing, that is the stuffing process. क्या है बेटा ये stuffing process? Clear? Okay. So we are going to start the stuffing process, and in that the first one step is the estimating manpower requirements. क्या है बेटा? Estimate करना manpower requirement. No doubt. I think आप सबको पता है. In stuffing we are appointing the staff. But how? कैसे, हाउ मच, कितने, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम ये सब चीजें डिस्कस करती हैं, दैट हाउ, कैसे, एंड हाउ मच, और कितने, कि हमें स्टाफिंग के लिए जो पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है और उसे हमें कैसे फुलफिल करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. सो इन दिस फर्स्ट स्टेप वी आर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और किस पर्सन की, किस लेवल के पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स हमें जो काम करवाना है उन पर्सन से, वो हम क्लरिकल में करवाना चाह रहे हैं, टॉप लेवल में करवाना चाह रहे हैं, मिडिल लेवल के वर्कर से करवाना चाह रहे हैं. सो वी हैव टू एस्टिमेट दीज थिंग्स इन एडवांस बिफोर स्टार्टिंग द स्टाफिंग प्रोसेस. और वी कैन से कि स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट ही यहां से होगी कि हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड है. क्लियर? बट Before going to another point, you have to keep in mind one more thing. आपको अपने माइंड में एक और चीज भी रखनी है कि जब आप अपने एम्प्लॉइज की नंबर ऑफ एस्टिमेशन कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी का प्रमोशन का मैटर कैसा है. अगर कंपनी अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉइज को ट्रांसफर करती है अपर लेवल पर, प्रमोट कर देती है, तो नो डाउट नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड तो सेम ही है बेटा, लेकिन जो हमारा लेवल है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है. पहले हमें एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट थी हु कैन वर्क ऑन द अपर लेवल, लेकिन अब हमें ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट है जो कौन से लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए बेटा, लोअर लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. द सेकंड वन इज द recruitment. Second one is the recruitment. About this we have discussed in our last lecture also, and इसके साथ मैंने एक step mention किया, बट एक word mention किया है that it's a positive step. Why I have mentioned this word? I have told you earlier. Again I am repeating, because in recruitment we are attracting each and every capable employee toward our organization. हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हो वर्क करने के लिए, नंबर ऑफ रेज्यूम्स या सीवीज जो हमारे पास आए वो मैक्सिमम हो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, एंड दे कैन बी बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो वी आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर. हम सभी को ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है. सो दैट्स व्हाई इट्स ए पॉजिटिव स्टेप. इसीलिए ये क्या है बेटा, एक पॉजिटिव स्टेप है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. The next one is the selection. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड टुवर्ड्स दिस मैंने एक वर्ड राइट करा बेटा, नेगेटिव स्टेप. व्हाई? बिकॉज इन सिलेक्शन, कीप थिंग दिस माइंड बेटा, इन सिलेक्शन वी आर डिवाइडिंग द इंटरव्यूज, जो हमने इंटरव्यूज से हमारे जो एप्लीकेंट आए थे, जो रेज्यूम्स आए थे, जो सीवीज आए थे, वी आर डिवाइडिंग देम इनटू टू पार्ट. हम उन्हें कितने पार्ट में डिवाइड करें बेटा, टू पार्ट में. द फर्स्ट वन, पहला नंबर किनका, दोज हु कैन फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, वो कैंडिडेट जो हमारी कंडीशंस को पूरा करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, वो हमारे क्या है बेटा, फर्स्ट पार्ट में है. एंड सेकंड वन आर दोज हु आर नॉट कैपेबल टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को क्या नहीं करते बेटा, फुलफिल नहीं करते. सो इन रिक्रूटमेंट वी आर अट्रैक्टिंग, बट इन दिस वी आर रिजेक्टिंग. हम उसमें अट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें रिजेक्ट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस वर्ड्स दैट रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव स्टेप and selection is a negative step. I think all of you are clear? Okay, so let's. The next one step, that is the placement and orientation. क्या है बेटा, placement and orientation. In selection process we have
we have appointed our employees according to the requirement of the organization. But now अब उन्हें उस चीज के लिए क्या करना, पोस्टिंग पर लेकर जाना. अब उन्हें क्या करना, पोस्टिंग पर लेकर जाना, उन्हें बताना that what type of work they have to do, उनकी पोस्टिंग क्या है, कौन उनका सुपीरियर है, कौन उनका सबऑर्डिनेट है, ये सब चीजें किसमें होंगी बेटा, प्लेसमेंट में. किसमें होंगी, प्लेसमेंट में. एंड ओरिएंटेशन इज ए डिफरेंट कंसेप्ट. Orientation is a different concept. In orientation, it is required by the company to make the employee feel comfortable. ये कंडीशन होती है कंपनी की कि वो अपने एम्प्लॉय को कंफर्टेबल फील करवाए. द प्लेस वेयर ही और शी हैव टू डू हिज और हर वर्क, जहां पर उस एम्प्लॉय ने अपना काम करना है. सो दैट्स व्हाई ए ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज कंडक्टेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ओरिएंटेशन का प्रोग्राम होता है. इन दैट द पर्सन इज इंट्रोड्यूस्ड टू एंटायर टीम. उससे हर पर्सन को एंटायर टीम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और उस पर्सन को एंटायर टीम की नॉलेज दी जाती है और एंटायर टीम को उस पर्सन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. सो दैट दे कम्स टू नो अबाउट ईच अदर, ताकि उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चल सके. एंड ऑल ऑफ देम फील्स कंफर्टेबल, और सभी क्या फील करें बेटा, कंफर्टेबल फील करें. क्लियर? ओके. द नेक्स्ट वन इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. द नेक्स्ट वन स्टेप इज द स्टूडेंट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, कोई डाउट नहीं है इस चीज में कि आफ्टर सिलेक्शन वी हैव सिलेक्टेड द मोस्ट कैपेबल एम्प्लॉय हु कैन फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेस्ट एम्प्लॉय को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है. बट इट इज वेल सेड, कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस से एक आदमी और परफेक्ट हो जाता है. सो इन दिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंडर दिस क्या किया जाता है, वेरियस स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रेन दैट एम्प्लॉय सो दैट हिज और हर एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड मोर एंड मोर, ताकि उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. द नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल. नो डाउट this is the most important point, because when we have posted that person on a particular post, जब हमने उस पर्सन को अपॉइंट कर दिया एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसको टास्क दे दिया, उसको टारगेट दे दिया, then it's our duty to appraisal for the performance appraisal of the employee, that employee is doing his or work efficiently or no, कि वो जो एम्प्लॉय है जो उसको स्टैंडर्ड टारगेट दिया गया था उसको वो कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसका स्टैंडर्ड अचीव हुआ या नहीं हुआ. द पर्सन इज डूइंग वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली और नो, कि वो पर्सन जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. द नेक्स्ट वन इज द प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. नो डाउट, आफ्टर परफॉर्मेंस अप्रेजल we comes to know that person is so much capable, कि वो पर्सन क्या है, बहुत ही कैपेबल है. so we can promote him from a lower level to the upper level. तो हम उसे इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं बेटा, सोच सकते हैं कि हम उसे एक लोअर लेवल से पोस्टिंग देकर कहां पर प्रमोट कर दें, अपर लेवल पर प्रमोट कर दें. एंड इट इज द सोर्स ऑफ द इंटरनल प्रमोशन ऑफ द कंपनी, बिकॉज इन दिस वी आर नॉट अपॉइंटिंग एनी एम्प्लॉइज, we are not appointing any employee from outside the organization. We are just putting lower level employees into upper level according to their efficiency, according to their effectiveness. Clear? Okay students. The next one is now compensation. No doubt, most important point, compensation. To pay them, to give them remuneration according to their capabilities. उन्हें पे करना, उन्हें सैलरीज देना, उन्हें रेम्युनरेशन पे करना अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. एंड दिस इज ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट. डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, इन दिस वी आर पेइंग द एम्प्लॉइज द पेमेंट इन द टर्म्स ऑफ कैश. हम उन्हें किस में पेमेंट कर रहे हैं बेटा, कैश की पे में पेमेंट कर रहे हैं. ये जो कैश पेमेंट होती है बेटा, ये दो टाइप के ऊपर बेस होती है. एक होती है टाइम बेस्ड, किसके ऊपर होती है बेटा, टाइम बेस्ड. और जो सेकंड है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, परफॉर्मेंस बेस्ड. किसके ऊपर बेस्ड है, परफॉर्मेंस बेस्ड. आप सबने पढ़ा इनके बारे में. In time-based payment method, we are giving the payment to employees according to the time spent.
कि एक एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन में कितना टाइम स्पेंड किया, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या कर रहे हैं बेटा, पेमेंट कर रहे हैं। द सेकंड वन इज द, एज द नेम ऑफ दिस क्लियर्स, परफॉर्मेंस बेस्ड, कि एम्प्लॉय ने अपना टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया, वी आर पेइंग हिम और हर अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट। Clear student? In time we are giving payment to the employees according to the time spent in the organization, no matter of performance. But in the performance based method what we are doing, हम क्या कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं और मेजर करने के बाद हम ये देख रहे हैं that employees are being capable to fulfill their target or not, and we are paying them according to their completion of work. Clear students? Okay. So this is our first part, direct financial payment. Now come to the next one, and that is the indirect payment. क्या है बेटा, indirect payment. In this indirect payment method, we are not giving them any cash, we are not giving them any salary, we are not giving them any wages or any remuneration. We are giving them some extra benefits like insurance, car allowances, rent allowances. So that means we are giving them some extra facilities, जिससे एक एम्प्लॉय के लिए काफी जो एक एम्प्लॉय के लिए काफी बेनिफिशियल रहती हैं, बट इन दिस वी आर नॉट गिविंग हिम और हर द पेमेंट इन कैश. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टाफिंग प्रोसेस. ये सब किसके स्टफ थे बेटा, स्टाफिंग प्रोसेस के. आई थिंक आप सबको समझ आ गए होंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, any problem, you are free to call me. My contact number is on this number. Anytime you can call me or WhatsApp me if you have any query. Goodbye, have a nice day. Okay, thanks.